आज का टॉपिक है हमारा पैरेलल रिएक्शंस एंड सीक्वेंशियल रिएक्शंस। देखो पैरेलल रिएक्शन क्या होती है, लिखा हुआ है जैसे सामने, सब्सटेंस रिएक्ट और डिकम्पोज इन मोर देन वन वे। मतलब हमारे पास अगर कोई भी सब्सटेंस है ए, ठीक है, और ये रिएक्शन करता है दो केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये डिकम्पोज हो रहा है, या हम ऐसा बोल सकते हैं दो प्रोडक्ट बना रहा है, कुछ भी बोला जा सकता है। ठीक है, मतलब देखो जैसे ए से तो बना बी और ए से ही बना हमारे पास सी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ए जो कि रिएक्टेंट था, ये दो प्रोडक्ट के अंदर डिकम्पोज हुआ। अब इस केमिकल रिएक्शन को, डिकम्पोज को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए गिव्स टू बी प्लस सी। इसे भी बोला जा सकता है कि ए बी और सी में डिकम्पोज हुआ। लेकिन यहाँ पर अलग पार्ट ये है कि यहाँ पर बी के डिकम्पोज होने की रेट अलग होगी, इसका रेट कांस्टेंट अलग होगा, और सी के डिकम्पोज होने की रेट अलग होगी। ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन में हम क्या मानते हैं, यहाँ पर रेट कांस्टेंट एक ही होता है केमिकल रिएक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर डिकम्पोज हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोल रहे हैं पैरेलल रिएक्शंस। ठीक है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन ये जा रही है, इसी के पैरेलल में दूसरी केमिकल रिएक्शन वहीं से उसी रिएक्टेंट से जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शंस में क्या होगा, यहां पर सीक्वेंस बनेगा केमिकल रिएक्शन का, मतलब ए से कन्वर्ट हुआ बी और आगे बी से कन्वर्ट हुआ सी में। ठीक है, मतलब ए ने बनाया बी और बी ने बनाया सी, तो यहाँ पर 2, 3, 4 केमिकल रिएक्शन इस तरीके से अगर सीक्वेंस में आ जाती हैं तो हम बोलते हैं इसे सीक्वेंशियल रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ पर इनके भी रेट कांस्टेंट अलग अलग हो सकते हैं, जैसे K1 और K2 यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अगर ये आती है तो इनके लिए रेट लॉ किस तरीके से लिखा जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर देखो आगे डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारे पास पैरेलल और कंपीटिंग रिएक्शंस। अब देखो पैरेलल रिएक्शन जैसे मैंने अभी बताया ही था कि इसमें क्या होता है, द रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट और डिकम्पोज इन मोर देन वन वे आर कॉल्ड पैरेलल और साइड रिएक्शंस। तो ए से बना बी, ए से बना बी और ए से बना सी, तो दो केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है, ये K1 और ये हमारे पास K2, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। देखो अब यहां पर अगर हमें रेट लॉ लिखना है और बी और सी के फॉर्मेशन की रेट हमें डिफाइन करनी है, तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यहां पर ए बी और सी में कन्वर्ट हुआ, तो माइनस डी ए बाय डी टी, रेट किस तरीके से लिखेंगे, माइनस डी ए बाय डी टी, मतलब ए के कम होने की रेट, इक्वल टू, अब K1 से B में K1 से B में खर्च हो रहा है और K2 से C में खर्च हो रहा है, तो किस तरीके से लिखा जा सकता है इसे, हम ऐसा लिख सकते हैं K1A, रेट लॉ में क्या होता है भाई, रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहां पर हम इसे इजीली इस तरीके से लिख सकते हैं K1A, और पैरेलल में ही कंटिन्यू वो C में भी खर्च हो रहा है तो हम लिख सकते हैं K2A। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम लोग, A कॉमन आ जाएगा तो K1 प्लस K2A माइनस डी ए बाय डी टी। ठीक है, अब इस K1 प्लस K2 को किस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, K एवरेज से यहाँ पर डिनोट किया जा सकता है, तो ये रहा हमारे पास टर्म माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू K1 प्लस K2A, K एवरेज A। ठीक है, अब यहाँ पर K1 और K2 दोनों डिफरेंट है, तो मे बी पॉसिबल K1 बड़ा हो या K2 बड़ा हो, तो एक केस ले लेते हैं हम लोग, जैसे हमने मान लिया कि इफ K1 इज ग्रेटर देन K2, तो इसमें अगर K1 बड़ा है और K2 छोटा है तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि जो मेन रिएक्शन है वो मेन रिएक्शन कौन सी हो जाएगी हमारे पास, K1 वाली मेन रिएक्शन हो जाएगी, मतलब A से B वाली जो रिएक्शन है वो मेन है, और हमारे पास A से C वाली है वो साइड रिएक्शन है, मतलब मेजर और माइनर रिएक्शन इनको बोला जा सकता है, ये मेजर रिएक्शन हो सकती है, माइनर रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, अच्छा हमने A के बारे में बात किया, अब हम B और C के फॉर्मेशन की भी बात कर लेते हैं। B और C का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, इसे रफ कर देता हूं मैं A का। देखो केमिकल रिएक्शन का नाम दे देता हूं मैं, ये केमिकल रिएक्शन 1 है और ये केमिकल रिएक्शन 2 है। ठीक, अभी हम अगर फर्स्ट रिएक्शन से बात करें तो सिंपल से रेट लॉ लिखा जा सकता है, जैसे अगर मैं रेट इक्वेशन की बात करूं तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू डी बी बाई डी टी। ये किसके लिए, ये फर्स्ट रिएक्शन के लिए, और ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा K1A के इक्वल, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो dv बाई डी टी क्या हुआ हमारे पास, dv बाई डी टी इज इक्वल टू K1A। ठीक, इसी तरीके से अगर हम dc बाई डी टी की बात करें
मतलब सी की फॉर्मेशन रेट, तो सेकंड इक्वेशन से सी की फॉर्मेशन रेट क्या हो जाएगा हमारे पास, K2 मल्टीप्लाई बाय K2 मल्टीप्लाई बाय ए, क्योंकि रिएक्टेंट तो यहाँ पर ए ही है दोनों केस में, K2 मल्टीप्लाई बाय ए, तो ये हमारे पास सी के फॉर्मेशन की रेट हो जाएगी। ठीक है, देखो आगे चलते हैं इसमें। यहाँ पर लिखा हुआ है लेट आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल x मोल पर लीटर ऑफ बी एंड y मोल पर लीटर ऑफ सी आर फॉर्म्ड, मतलब अगर b x बनता है और c y बनता है, तो x बाय वाई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो रेट क्या है हमारे पास, dv बाई डी टी, डी सी बाई डी टी, दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो k1a डिवाइडेड बाय k2a, a से a कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, k1 बाय k2 बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से db बाई डी टी इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी, ये सेम वही चीज जो अभी मैंने डिफाइन किया, k1 बाय k2। ठीक है, अच्छा कर्व कैसे बनाएंगे, अगर हमें इसका कर्व बनाना हो तो देखो रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट तो एक ही है जो कि है ए, और रिएक्टेंट का कर्व क्या होता है, इनिशियल में कुछ कंसेंट्रेशन थी टी इक्वल टू जीरो पर, जब टी इक्वल टू यहाँ पर जीरो था, और धीरे धीरे ए की कंसेंट्रेशन कम होती चली गई, तो कर्व कहाँ आया, ए का नीचे की तरफ कम होता चला गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट कितने हैं इसमें, दो, बी एंड सी, तो प्रोडक्ट दो है, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में बी और सी हम ऐसा मान के चलते हैं कि इनिशियल में प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन जीरो रही होगी, तो यहाँ पर टी इक्वल टू जीरो पर बी और सी दोनों क्या है, जीरो, तो यहाँ पर बी भी प्रोडक्ट की फॉर्म में कंटिन्यू इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे बी और सी की कंसेंट्रेशन क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट है, तो जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी वैसे वैसे ये बी और सी भी बनते जाएंगे। अच्छा, इसमें बी को ही ऊपर क्यों रखा है, क्योंकि ऊपर हम कंसीडर कर चुके हैं K1 इज ग्रेटर देन K2, यहाँ पर देखो ये K1 है और यहाँ पर K2 है, मतलब रेट कांस्टेंट B का ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेट होगी, रेट क्या है हमारे पास, रेट है K1A B के लिए, और C के लिए रेट क्या है, K2A, तो यहाँ पर K1 की वैल्यू अगर ज्यादा है तो सीधी सी बात है कि B का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, और B का फॉर्मेशन अगर ज्यादा होगा तो इसलिए हमने लाइन को ऊपर रखा है। इन केस अगर वो हमें दे देता K2 ग्रेटर देन K1, तो हम C की लाइन को ऊपर रखते और B की लाइन को हम यहाँ पर नीचे रख देते। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। अब बता देता हूँ इसमें पैरेलल रिएक्शन में हमको क्या पढ़ना है, पैरेलल रिएक्शन क्या होती है, एक तो हमें ये याद रखना है, उसके बाद ए के कम होने की रेट, मतलब ये लाइन, ठीक है, बी और सी की फॉर्मेशन रेट, मतलब ये दोनों फॉर्मूले, ये हमें याद रखना है, और फिर उसके बाद सीधा कर्व, कर्व में वो जो कंफ्यूज करेगा वो सिर्फ इस तरीके से कंफ्यूज कर सकता है कि वो K1 K2 K3 जितने भी प्रोडक्ट हमें देता है उसमें वो हमें वैल्यूज देगा, और हमें बस ये याद रखना है कि जिसकी वैल्यूज ज्यादा होगी उसकी फॉर्मेशन रेट ज्यादा होगी, मतलब उसकी लाइन ऊपर होगी, और जिसकी फॉर्मेशन रेट कम होगी उसकी लाइन नीचे होगी, तो ये हमें कर्व में इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब हम बात करते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन की, तो अब हम बात करते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन, या जिसे हम चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। देखो चेन रिएक्शन का मतलब जैसे मैंने पहले बता ही दिया था कि हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ये ए से बी और बी आगे कंटिन्यू हो रही है बी से सी में, ए से बी के ए से बी के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो है K1, और बी से सी के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो है हमारे पास K2। ठीक है, अब इसके लिए हम ए बी सी के लिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ए क्या हो रहा है यहाँ पर, ए यहाँ पर बी के अंदर खर्च हो रहा है। ठीक है, ए यहाँ पर बी के अंदर खर्च हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर रेट ऑफ ए वो क्या होगा, देखो ए कंप्लीटली रिएक्टेंट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, तो वो किस तरीके से होगा, देखो यहाँ पर रिएक्टेंट है तो माइनस आएगा ही, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्व टू K1A, बिल्कुल सिंपल, जैसे नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है वही है हमारे पास K1A। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं C के लिए, डायरेक्ट हम C की बात करते हैं पहले, रेट ऑफ C वो किस तरीके से होगा, देखो C क्या है, यहाँ पर कंप्लीटली प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास डीसी बाय डी टी क्या होगा हमारे पास, ये बन रहा है सिर्फ बी से, ए से तो इसका कोई लेना देना है नहीं, तो हम केमिकल रिएक्शन सिर्फ कंसीडर करेंगे बी टू सी वाली, तो यहां पर हो जाएगा ये के टू बी। ठीक है, क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट क्या है, बी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेट ऑफ बी के बारे में।
क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है, हमारे पास बी वाला ही है। तो रेट ऑफ बी क्या होगा, देखो बी को ध्यान से देखना, यहां पर बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की तरह काम कर रहा है। कैसे, अगर मैं केमिकल रिएक्शन लेता हूं ए से बी में, तो यहां पर बी क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में जीरो था, जैसे जैसे ए खर्च होना स्टार्ट हुआ बी बनना स्टार्ट हुआ, और फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बी बनने लगा तो ये बी किस में कन्वर्ट होने लगा, सी में। तो ए से बी वाली रिएक्शन के लिए तो ये प्रोडक्ट की तरह काम कर रहा है, और बी से सी रिएक्शन वाली के लिए ये रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ए से बी में ये बन रहा है और बी से सी में ये खर्च हो रहा है। तो अब किस तरीके से लिखेंगे, अब देखो ए से बी वाली रिएक्शन के लिए देखते हैं, इसका फॉर्मेशन रेट क्या होगा, इसका फॉर्मेशन रेट होगा K1A। बिल्कुल सिंपल है क्योंकि यहाँ पर ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब बी से सी वाले के लिए खर्च होने की रेट क्या होगी, अब यहां पर ये रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है तो हम लगाएंगे माइनस। ठीक है, और यहां पर ये माइनस लग के आएगा K2B। ठीक है, अब K2B किस लिए आया समझ में आ गया होगा, क्योंकि B यहां पर क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट में यहां पर B हमको लिखना ही होगा। तो ये हमारे पास इसकी B की रेट हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, इनके कर्व के बारे में हम बात करते हैं कि कर्व किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। देखो कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद कर्व से हमें एक छोटा सा कंसेप्ट और यहां पर मिलेगा। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पर ए के कर्व के लिए, यहां पर मैं तीनों का अलग अलग कर्व बनाकर दिखाऊंगा, तो ध्यान से देखना। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहां पर कंसंट्रेशन और टाइम के कर्व के बीच में। अब यहां पर हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या है, ए से बी और बी से सी। ठीक है, ए से बी का रेट कांस्टेंट है K1 और बी से सी का रेट कांस्टेंट है K2। तो ए किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहां पर रिएक्टेंट की तरह। मतलब जब T इक्वल टू जीरो था तो T इक्वल टू जीरो पर ए की कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन होगी, और अगर ए की कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन होगी और टाइम के साथ अगर वो खर्च हो रहा है तो ए का कर्व कैसे आएगा, ए का कर्व आएगा हमारे पास बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, धीरे धीरे वो क्या होता चला जाएगा, खर्च होता चला जाएगा। तो ये किसके लिए था, ये ए के लिए था। ठीक है, इसे हटा के अब मैं सी के लिए कर्व ड्रॉ करता हूं, ये हटा देता हूं मैं, और अब यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं मैं कर्व सी के लिए। ठीक है, देखो सी के लिए किस तरीके से ड्रॉ होगा कर्व, टी इक्वल टू जीरो पर सी प्रोडक्ट है कंप्लीट, तो यहां पर टी इक्वल टू जीरो पर सी तो जीरो था, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे बी खर्च होने लगा और सी बनने लगा। तो टाइम के इंक्रीज होने पर कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज होगा, तो जैसे प्रोडक्ट का नॉर्मल करवाता है वैसे हमारे पास ये सी का करवा जाएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए कर्व है हमारे पास, ये सी के लिए कर्व है। कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम बात करते हैं बी के लिए, थोड़ा सा जो टिपिकल पॉइंट है वो हमारे पास बी है। और वो टिपिकल पॉइंट क्या है, क्योंकि देखो अगर प्योर रिएक्टेंट है तो हमें समझ में आता है कि हमें कर्व कंटिन्यू डाउन करना है, अगर प्योर प्रोडक्ट है तो हमें समझ में आता है कि कर्व हमें कंटिन्यू अप साइड में रखना है। लेकिन बी तो यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, और दोनों की तरह भी किस तरीके से बिहेव कर रहा है, देखो पहले बी क्या था हमारे पास जीरो, धीरे धीरे जैसे ए खर्च होने लगा तो उससे बी बनने लगा, और जैसे जैसे बी बनने लगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब तक अभी बी से सी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, क्योंकि जब तक हमारे पास बी की प्रॉपर कंसेंट्रेशन नहीं होगी तब तक वो सी में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मतलब ए से सी की तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है ना, ए धीरे धीरे खर्च होगा बी बनेगा, जब बी बनेगा तभी तो ये सी में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, तो कर्व किस तरीके से बनाना है, देखो बी की कंसेंट्रेशन स्टार्टिंग में जीरो रखनी है, उसके बाद हमें करना है कि बी की कंसेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ी, बी की कंसेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, एक क्रिटिकल पॉइंट पर आकर अब ये बी खर्च होने लगेगा। ठीक है, अब जब क्रिटिकल पॉइंट पर आकर बी खर्च होने लग रहा है तो अब हमारे पास कर्व डिपेंड कर जाता है K1 और K2 पर। K1 और K2 पर कैसे, अगर मैं मान लेता हूं कि K1 छोटा है K2 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी कम रेट से बन रहा है लेकिन खर्च ज्यादा रेट से हो रहा है, और खर्च ज्यादा रेट से हो रहा है तो बी की कंसेंट्रेशन डाउन आने लग जाएगी। समझ में आया होगा। ठीक है, अगर K2 की वैल्यू ज्यादा है तो पहले तो B की कंसेंट्रेशन बढ़ी, लेकिन जैसे ही B से C रिएक्शन स्टार्ट हुई तो B की कंसेंट्रेशन घटने लगी क्योंकि उसकी खर्च होने की रेट ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं कर्व बनाता हूं K1 ग्रेटर देन K2 के लिए,
K1 ग्रेटर देन K2 के लिए अगर हमने कर्व बनाया तो देखो क्या होगा, कर्व में A से B बना, A से B बना और B धीरे धीरे खर्च होने लगा। तो जैसे ही B धीरे धीरे खर्च होने लगा तो इसकी खर्च होने की रेट तो अभी भी कम ही है, लेकिन यहां पर प्रोडक्शन रेट ज्यादा है, फॉर्मेशन रेट ज्यादा है। तो बी की कंसेंट्रेशन अभी भी कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ेगी जितना वो यहां तक बढ़ी बी के खर्च होने से पहले। ठीक है, तो यहां पर इसका कर्व अगर स्लोप इतना ज्यादा है तो यहां से आगे हमें कर्व तो बढ़ाना है लेकिन इसका स्लोप कम रखना है। ठीक है, तो हमारे पास ये कर्व इस तरीके से होगा। तो देखो यहां पर कर्व में, बी के कर्व में इतने ज्यादा वेरिएशन आ गए कि K1 K2 के ऊपर भी डिपेंड करने लगा। तो हम इसका कर्व ड्रॉ करते ही नहीं है, इसीलिए एग्जाम में बी का कर्व कभी नहीं पूछा जाता चैन रिएक्शन के अंदर। पैरेलल रिएक्शन के अंदर वो कर्व पूछ सकता है, लेकिन चैन रिएक्शन के अंदर कर्व नहीं पूछा जाता, क्योंकि वेरिएशन मैंने तुम्हें इसमें शो करके देखा है बी के कर्व में किस तरीके से वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका कर्व यहां से हटा देते हैं, जब एग्जाम में नहीं पूछा जाता तो इसे हम नहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, अब चलो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म थी वो इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करते हैं। जैसा कि अभी मैंने कर्व के थ्रू समझाया, ये कर्व मैंने बनाया भी इसलिए था ताकि मैं आगे जो फॉर्मूला बता रहा हूं वो तुम्हारे समझ में आ सके। एक्चुअल में हुआ क्या, ए से बी बना और बी से सी बना, मतलब ए से जैसे जैसे बी बनने लगा तो बी एक ऐसी कंडीशन पर आकर पहुंचा जिससे वो सी बना सके, मतलब बी अब क्या होने लगा, धीरे धीरे खर्च होने लगा। तो हम बोल सकते हैं कि बी की किसी ना किसी टाइम पर एक कंसेंट्रेशन ऐसी आएगी जो मैक्सिमम रहेगी, और वो मैक्सिमम कब तक होगी, मैक्सिमम तब तक होगी जब सी कंप्लीट रूप से नहीं बन जाता, मतलब जब तक बी कंप्लीटली सी में कन्वर्ट नहीं हो जाता। पहले देखो क्या हुआ, ए से धीरे धीरे बी बना और फिर वो बी एक मैक्सिमम कंसेंट्रेशन तक पहुंचा होगा, और फिर वो बी से सी में जब कन्वर्ट होने लगा तो उसकी कंसेंट्रेशन धीरे धीरे डाउन होने लगी। तो हम यहां पर देखते हैं कि वो बी की जो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन, मैक्सिमम रेट थी वो क्या थी। तो ये जो बी मैक्सिमम था, बी की कंसेंट्रेशन कितनी होगी हमारे पास, देखो उसका फॉर्मूला लिखता हूं मैं यहाँ पर। ये है हमारे पास ए नॉट। ए नॉट क्या है, ए की इनिशियल कंसेंट्रेशन जानते हैं हम लोग, K2 बाय K1 रेज टू K2 बाय K1 माइनस K2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको यहाँ पर याद रखना है। किसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, ये बी मैक्सिमम के लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अब ये बी मैक्सिमम किस टाइम पर होगा, उस टाइम को हम बोल रहे हैं टी मैक्सिमम। और ये टी मैक्सिमम क्या होगा, ये टी मैक्सिमम होगा हमारे पास 1/K1 माइनस K2 ln K1 बाय K2। ये क्या होगा हमारे पास, ये टी मैक्सिमम होगा। टी मैक्सिमम मतलब किस टाइम पर बी की कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी, बी मैक्सिमम हमारे पास मिलेगा। ये क्या है हमारे पास, टी मैक्सिमम। ये दोनों फॉर्मूले याद रख लेना है, बाई चांस अगर इनमें से क्वेश्चन आ जाता है तो हमें गलत नहीं करना है। बाई चांस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है। रेयरली अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ से पूछा जाएगा, लेकिन हमें कोई भी कंसेप्ट मिस नहीं करना है, इसीलिए ये कंसेप्ट मैंने यहाँ पर पढ़ाया है। पूछा बहुत कम जाता है। ठीक है, टी मैक्सिमम का फॉर्मूला देखो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी और के में रिलेशन यही होता है 1/K ln। यहाँ पर देखो 2.303 नहीं लिखा तो हमने यहाँ पर नेचुरल लॉग लिखा है, यहाँ पर बेस क्या है हमारे पास ln। ये हमारे पास आर नॉट बाय आर ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखो दो है, और बी के लिए जो हमारे पास इफेक्टिव के होगा वो क्या होगा, ये जो के है ये क्या होगा, ये K1 माइनस K2 ही होगा ना, क्योंकि K1 से बन रहा है, K2 से खर्च हो रहा है, तो के की जगह क्या लिखा हमने, K1 माइनस K2 ln। अब यहाँ पर देखो इनिशियल अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन, तो प्रोडक्ट से ये बन रहा है और यहाँ से ये खर्च हो रहा है, तो K1 बाय K2 हमने यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से फॉर्मूला टी मैक्सिमम का इजीली याद किया जा सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशन इस फॉर्मूले के अंदर नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ से इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अब कंप्लीट हुआ पैरेलल और चैन रिएक्शन के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो। अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इजीली क्वेश्चन यहां से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे बहुत कम चांस है कि जेई और नीट में यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। एक्चुअल में यहां से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एडवांस में से पूछे जाते हैं। ठीक है।